Welcome to my YouTube channel 1 Minute Psychology। आज और एक नहायत ही अहम और सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो ज़हनी अजियत का शिकार भी हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे गलत फ़ैसले ले लेते हैं कि उनको बाद में समझ आती है कि जो उन्होंने फ़ैसला लिया था वो गलत था, क्योंकि उसके पीछे उनकी रैशनल जो एबिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो चुकी होती हैं। उनको डिसीजन लेते वक्त काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग के लेवल पर खड़ा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके जो डिसीजन हैं वो टोटली रॉन्ग हो जाते हैं और इसकी जो आपको अपकमिंग लाइफ में जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियरली और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे ब्रेन वॉशिंग के ऊपर कि किस तरह से हमारे जहनों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है और वो ब्रेन वॉशिंग किस तरह से हमारे अपकमिंग लाइफ के अंदर हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है और हमारे डिसीजन मेकिंग, हमारी थिंकिंग, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को किस तरह से टोटली चेंज कर देती है और उसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जिनकी अपकमिंग लाइफ में जो आउटकम्स हैं वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हद तक चली जाती हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। अगर ये वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और वैसे भी ये वीडियो हम मफाद आमा के मकसद को मद्देनज़र रख कर बनाते हैं। व्यूवर्स, अगर सबसे पहले बात करें ब्रेन वॉशिंग की, तो ब्रेन वॉशिंग एक फिनोमेना है जिसके तहत लोगों की जहनसाजी इस तरह से की जाती है कि वो अपने मर्ज़ी से सोच भी नहीं पाते। उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो जो सोच रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो उनकी अपनी ही मर्ज़ी और अपनी सोच है। दर हकीकत वो उनकी सोच नहीं होती, वो उनकी परसेप्शन के कुछ डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाती है, उनकी थिंकिंग स्टाइल में चेंजेस आ जाते हैं और उनकी सोचों को, उनकी थिंकिंग को इस तरह से मोल्ड कर दिया जाता है कि वो जो कुछ करते हैं उनको समझ नहीं लगती, लेकिन उसका आउटकम उस बंदे को फेस करना पड़ता है जो वो उस काम को करता है। क्योंकि हमारी सोच जो होती है वो हमारे बिहेवियर के साथ रिलेट कर रही होती है, जो हमारा बिहेवियर होता है वो हमारी सोच के साथ रिलेट कर होता है। ये दोनों का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, मतलब आपस में एक दो हम मिले हुए हैं। जो आप जिस तरह से आप अमल करते रहते हो वो आपकी सोचों का हिस्सा बन जाता है और जिस तरह से आप सोचते रहते हो वो आपके अमल का हिस्सा बन जाता है। तो ये टू वे एक कम्युनिकेशन होती है हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी और हमारे जो बिहेवियर है उसके दरमियान। तो पहले तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ब्रेन वॉशिंग किस तरह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है और हमारी थिंकिंग का किस तरह से रिलेशन होता है हमारे बिहेवियर से। क्योंकि जिस तरह से हम सोच रहे होते हैं वही फिर हमारे बिहेवियर का हिस्सा बनकर हमसे वो एक्शन करवा देती है वो चीज़, हम वैसा एक्ट करते हैं और वैसा एक्ट करने की वजह से फिर हमारे बारे में जो परसेप्शन होती है फिर लोग उसी तरह से डेवलप कर लेते हैं कि ये इस तरह का बंदा है और इसकी इस तरह से शख्सियत है। ये बात समझने के बाद कि हमारी सोचों का हमारे बिहेवियर के साथ और हमारे बिहेवियर का हमारी सोचों के साथ किस तरह से आपस में बाहम एक लिंक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से हथकंडे हैं, वो कौन से तरीक़ाकार हैं जिसके तहत ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोग हमारे जहन साजी कर देते हैं, हमारे जहनों के अंदर ऐसे खलल डाल देते हैं, हमारी सोचों को बिल्कुल तोड़ मोड़ देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और फिर हम अल्टीमेटली ज़िंदगी में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि जिसका बाद में शायद हमें सम टाइम इतना ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन बाद दफ़ा उसका नुकसान का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली पर्सनल लाइफ के अंदर इस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत देर पा होता है, क्योंकि अक्सर लोग जब जहन साजी का शिकार हो जाते हैं या ब्रेन वॉशिंग का शिकार हो जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका आउटकम या जिनका नुकसान जब वो शायद अपनी ज़िंदगी भर की कीमत से भी अदा नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ को समझने के बाद आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत हद तक बेहतरी ला सकेंगे ताकि आपकी कोई जहन साजी ना कर सके आसानी से और आपकी ब्रेन वॉशिंग करने से पहले अगले बंदे को पता हो कि ये बंदा चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालिटिकली समझ सकता है और ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा मैच्योर है। अगर ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोगों के पहले हथकंडे की बात की जाए तो वो लोग हमेशा आपके इमोशंस को अपील करेंगे, आपके जज्बात को हमेशा अपील करेंगे, वो बात करेंगे, वो चीज़ करेंगे, वो काम करेंगे जो आपको पसंद होगा, जिससे आपकी फीलिंग जुड़ी होंगी। या तो आपके हमदर्द बनकर आपके सामने आएंगे या आपकी हमदर्दी जीतने की कोशिश करेंगे या आपके पास आपकी सोचों को इस तरह से बयान करेंगे कि जैसे वो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। वो आपकी बात का छोटा सा पॉइंट पिक करेंगे, उसके बाद आपके साथ ऐसी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे, ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जिससे आपको लगेगा यार ये बंदा तो बड़ा नाइस और बड़ा हम्बल है और ये मेरे बड़ा अच्छा इंसान है। जैसे कि हमने एक वीडियो में लाइकिंग इफेक्ट के ऊपर एक वीडियो छोटी सी बनाई थी, अगर आप उसको जाके देख लें कि रेसिप्रोकल लाइकिंग इफेक्ट जो होता है, रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग इफेक्ट, वो वीडियो आप देख लें तो आपको ये कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम उन लोगों को पसंद करना शुरू कर देते हैं साइकोलॉजिकली जो लोग हमें पसंद करते हैं या हमें ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये बंदा हमें पसंद करता है, तो हम ऑटोमेटिकली उस इंसान के बिल्कुल करीब हो जाते हैं। तो ब्रेन वॉशिंग करने वाले बंदे की सबसे पहले अलामत ये होती है कि वो आपकी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगा, आपके जज्बात को हासिल करने की कोशिश करेगा, आपके जज्बात जीतने की कोशिश करेगा। तो इस तरह के बंदे की अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो किस तरह से उसका
काम करने की जो पहला तरीक़ाकार होगा वो इस तरह से होगा कि अगर आपको वो देखता है कि आप कोई बाज़ार में शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपने जो है ना बड़ा एक अच्छा सा डिसेंट सा लुक बनाई हुई है, तो वो सबसे पहले अपील करेगा कि वो कहेगा कि यार आप तो बड़े माशाल्लाह अच्छे और समझदार इंसान हैं सर, ये जो चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ ना तो ये आप प्लीज़ ले लें, ये आपकी शख्सियत और आपकी खूबसूरती के ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट कर दिया, आप बड़े दीनदार इंसान हैं और आपकी जो शख्सियत है इसका ये पर बड़ा जचक गया। तो आप फ़ौरन इम्प्रेस होते हो कि यार ये मुझे बड़ा अच्छा और नाइस इंसान कह रहा है, क्योंकि आप अपने बारे में ये तसव्वुर करते हो कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, ये मेरी बज़ाहिर बहुत अच्छा और लोग मुझे पसंद करें। तो वो उसकी पहली अपील यही होगी कि वो आपकी शख्सियत के वसफ़ बयान करेगा आपके आगे और आपकी इमोशनल अपील्स को जीतने की कोशिश करेगा। ब्रेन वॉशिंग करने वाले जो इदारे होते हैं या लोग होते हैं, उनका दूसरा हथकंडा होता है कि वो हमेशा आपको किसी चीज़ की कमी का एहसास दिलाएंगे या ऐसे एहसास दिलाएंगे कि यार अगर ये चीज़ आपसे मिस हो गई, आपसे छूट गई, अगर आपने ये काम ना किया तो इसके शायद नुकसानात आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े हो जाएंगे। और उसके बाद आप फिर उस चीज़ को लेकर मजबूर हो जाते हैं कि यार अब ये मौका मेरे हाथ से निकल ना जाए। स्पेशली मार्केटिंग वाले लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को बड़ा ईज़िली इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी डीलर्स हो गए, प्रोडक्ट सेलर्स हो गए। मार्केटिंग के अंदर इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आपको हमेशा स्कार्सिटी का एहसास दिलाएंगे, किल्लत का एहसास दिलाएंगे, किसी चीज़ की जो है ना अहमियत को इस तरह से बयान करेंगे कि यार ये अगर आपके हाथ से निकल गई तो ये फिर शायद ज़िंदगी में कभी भी आपको नहीं मिलेगी और यही मौका है, यही पहला और आखिरी मौका है कि आपने इसको चीज़ को गेट करना है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर सारी ज़िंदगी आप पछताते रहेंगे और आपको रिग्रेट का एहसास दिलाएंगे कि ये चीज़ जो है ना अगर आप नहीं करेंगे तो आप जो है ना बड़ा कोई फंस जाएंगे और आपके लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा और आप ज़िंदगी भर जो है ना यही महसूस करते रह जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आपको करना क्या होता है, बेसिकली जब भी कोई बंदा आपको इस तरह से स्कार्सिटी का एहसास दिलाएगा तो बेसिकली आपको उसकी इंटेंशन को पढ़ना आना चाहिए और सेकेंडली आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी देखना आना चाहिए। आप देखें कि हाँ यार मैं ये जो चीज़ मुझे ऑफ़र कर रहा है अगर ये वाक़यातन मेरे पास से नहीं चली जाती है तो क्या ज़िंदगी में बिल्कुल ये बिल्कुल एक चीज़ का क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जानी है, क्लोजिंग बिल्कुल फुल स्टॉप लग जाना है कि ये चीज़ मुझे कभी भी नहीं मिलेगी, किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। अगर तो ऐसा नहीं होता और आप देखते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आप दोबारा रीथिंक करें, उसके बाद अपने डिसीजन को मोल्ड करें या जो भी आप डिसीजन लेना उस तरफ आप जाएं। ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोगों का एक और बड़ा हथकंडा होता है कि ये आपके साथ सिमिलैरिटी बनाने की कोशिश करेंगे, ये आपके साथ ताल्लुकात बनाने के लिए कोशिश करेंगे, ये आपसे जुड़ी हुई चीज़ों या जिन लोगों के साथ आपकी इमोशनल अपील है, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, दोस्त हैं, या जिस बंदे को आप पसंद करते हैं, कोई सेलिब्रिटी है उसको आप लाइक करते हैं, कोई बुक आप पसंद करते हैं, ये व्हाट्सएप जो भी है ये आपके लाइकिंग प्रेफरेंस के हिसाब से अपने आप को प्रिटेंड करते हैं और आपके साथ अपनी सिमिलरिटी शो करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने कोई अच्छी मूवी देखी जो आपको पसंद है या आपकी फेसबुक प्रोफाइल से किसी ने ये देख लिया है कि आपने फ़लाँ मूवी को बड़ा लाइक किया हुआ है, तो ये भी आपके साथ जब गुफ्तगू स्टार्ट करेंगे तो ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोगों का पहला हथकंडा होता है कि ये लोग आपसे उसी चीज़ के ऊपर बात करें कि हाँ वो फ़लाँ सीन देखा है, उसके अंदर ये हुआ था, फ़लाँ हीरो ने ये किया था। यार ये लोग जो है ना, दूसरे तरीका ये होता है कि ये आपके जो अच्छे दोस्त होते हैं, जो अच्छे जिन लोगों के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होता है, जिन लोगों के साथ आपकी, तो ये उनको जज करने की कोशिश करें कि आपके ताल्लुकात किन किन लोगों से हैं और फिर उसके बाद वो फिर अपना ताल्लुक और उसके साथ अपनी एक सिमिलरिटी शो करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका कोई दोस्त अच्छा है तो ये आपके दोस्त के बारे में बात करेंगे, यार वो बड़ा नाइस इंसान है, वो तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारी बड़ी अच्छी गपशप है। या ये फिर दूसरा तरीका ये होता है कि ये उनसे वाक़यातन आपके दोस्तों के से अपील भी करते हैं और फिर उनके थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर बात करें ये ब्रेन वॉशिंग वाले जो लोग होते हैं, इनकी जो सबसे बड़ी अपील का हथकंडा होता है तो ये लोग आपकी जो सेक्टेरियल वैल्यूज़ हैं, जो आपकी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, जो आपकी रेशियल वैल्यूज़ हैं, जिस कास्ट क्रीड से आप बिलोंग करते हैं, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि उसी के हिसाब से आपको ट्रीट करें। और ये बड़ी प्रोफाइलिंग में स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको पता होता है कि इस बंदे की रिलीजियस वैल्यूज़ किस हद तक हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा कितना रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग है, कितना कल्चरली ये बंदा जो है ना वेल एक्विप्ड है, यह बंदा इसकी जो है कौन से कास्ट क्रीड से ये ताल्लुक़ रखता है। तो फिर आपकी उस कास्ट क्रीड को मद्देनज़र रख कर फिर ये आपसे बात करेंगे। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि ये लोग जब बात करेंगे, अगर एक बंदा अपनी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा दीन की बातें कर रहा है, बहुत ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल को रेफरेंस कोट कर रहा है, तो ये फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये बंदा जो है इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगा, बल्कि अगर इसको अपील करना है तो आपको भी वही कुरान और हदीस को जहन में रख कर इससे बात करनी होगी। अगर आप उनके साथ नॉर्मली बात करेंगे तो वो आपकी बातों में शायद वो ना आए, अगर आप उनको दुनियावी फेयर दिलाएंगे तो शायद नहीं आएगा ये बंदा। तो ये लोग क्या करेंगे कि ये फिर आपको इस तरह की बातें करेंगे जो दीन के हिसाब से होंगे, लेकिन इनका मेन एजेंडा वही होगा जिसमें इनका अपना मकसद छुपा होगा। ये उस मकसद को सामने रख कर फिर आपको दीन के रेफरेंस शुगर कोटेड करके आपके साथ पेश करेंगे और फिर आपके साथ वो अपनी मेन मुद्दा रख के आपसे बात मनवाएंगे।
इसकी एक एग्जांपल इस तरह से है कि एक दुकानदार है कि जो कपड़े का काम करता है, तो जब उसको देखता है कि उसके सामने जो ग्राहक खड़ा है वो एक दीनी बंदा है, एक कोई इमाम मस्जिद है व्हाट्सएवर जो भी है, तो ये बंदा सबसे पहले जो उसको अपील करेगा तो ये कहेगा कि या तो उसको एक मिसवाक ऑफ़र करेगा, या उसको कोई अच्छी सी इतर ऑफ़र करेगा, या उसको जनाबे वाला बताएगा कि सर आप प्लीज़ बैठें, हम आपको चाय पानी पिलाते हैं। और उसके बाद ये आपसे बात करेगा, जी एक थान खोलेगा कपड़े का तो सबसे पहले स्टार्ट करेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करेगा कि जैसे यार ये तो बड़ा ही नेक और दीनदार बंदा है, और फिर आपको कहेगा जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की बातों को बार बार रिपीट करते हुए आपसे गुफ्तगू करेगा, एक बड़ा शुगर कोटेड वर्ड्स यूज़ करेगा दीन के लिबादे के अंदर लिपट कर। तो अल्टीमेटली उसका कंक्लूसिवली ये हो जाएगा कि जो सामने बंदा खड़ा है वो कहेगा यार ये बंदा तो बड़ा रिलीजियस, बड़ा नेक और बड़ा नाइस बंदा है, तो मैं क्यों ना इससे बाई करूँ एक चीज़, तो वो फिर आपको वो चीज़ सेल आउट कर देगा। इसके अलावा भी इसकी और एग्जांपल भी फैमिली सिस्टम के अंदर भी होती हैं, और लोग बड़े एक दूसरे की प्रोफाइलिंग करते हैं, स्पेशली जो ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोग होते हैं वो इस चीज़ को बड़े कनिंगली देख रहे होते हैं। तो जब कभी भी आप का सामना ऐसे बंदे से हो, या अगर आप ब्रेन वॉशिंग से बचना चाहते हैं, तो आप हमेशा अपनी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको अपने पर्सनल लेवल तक रखें और प्रोफेशनल होकर चीज़ों को हैंडल करें। अपने रिलीजन, अपने फेथ, अपनी सेक्टोरियल वैल्यूज़, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को जो उनका राइट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एक्सपोज करें, ना कि आप हर जगह पे जाके उनको शो ऑफ़ करते फिरें, जी मैं तो इतना नाइस बंदा हूँ, या मेरे अंदर ये वैल्यूज़ हैं, या हम ये वैल्यूज़ रखते हैं। उसका स्पेशली ये हो सकता है कि आप टारगेट हो सकते हैं ब्रेन वॉशिंग वाले लोगों के। इसके बाद अगर ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोगों की बात की जाए तो इनके पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हथकंडा होता है कि ये हॉलो इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। हॉलो इफ़ेक्ट ये होता है कि हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। हॉलो इफ़ेक्ट ये होता है कि ये आपके जो है ना आपके डिसीजन के ऊपर इफ़ेक्ट होने के लिए 4-5 बंदों को मिला लेंगे। ये सादा लोग 4-5 बंदों को मिलाएंगे जो आसानी से जिनका डिसीजन या जिनकी बातों को मोल्ड किया जा सकता है, जिनके फैसले साजी को आसानी से चेंज किया जा सकता है, या जिनकी थिंकिंग को फ़ौरन चेंज किया जा सकता हो। तो क्योंकि इनकी प्रोफाइलिंग सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ये बंदे को जज करते हैं, फिर 4-5 बंदों को अपने डिसीजन या अपनी बात के अंदर एग्री करवा के मनवा के ये फिर आपके ऊपर उनको थोप देते हैं। ये फ़ौरन इनकी पहली अपील यही होगी, फ़ौरन बंदों को, दूसरे लोगों को बीच में इनवाइट करेंगे आपकी गुफ्तगू या डिस्कशन के दौरान, जहाँ पर आप इनकी बात के ऊपर एग्री नहीं कर रहे होंगे या आसानी से आप इनकी बात नहीं मान रहे होंगे। तो फ़ौरन ये क्या करेंगे कि ये दूसरे लोगों को जो इनोसेंट होंगे या एक आम से सादा से लोगों जो जल्दी से बात में आ जाते होंगे, या व्हाट्सएवर उनकी कोई खूबी खामी उनके हाथ में उन्होंने रखी हुई होती है, तो ये उनको अपील करके साथ फ़ौरन डिस्कशन में उनको हिस्सा बनाते, फिर उनसे जनाब माला वो मांगने लग जाएंगे ओपिनियन कि ऐसे ही है ना, ये बात ऐसी ही है जी, फ़लाँ मैंने बात जो की है बिल्कुल सही है। तो ये जो सादा लो बंदा होगा ये ऑलरेडी उसकी बातों में कन्विंस्ड होगा, तो ये कहेगा हाँ हाँ सर ये जो बात कर रहा है ये बंदा ठीक कह रहा है, आप इसकी बात सुनो, ये बात मानो, ये ऐसे ही है ऐसी है। तो जब 4-5 बंदे बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ओपिनियन है, जो आपकी थिंकिंग है, वो हॉलो इफ़ेक्ट का वो नज़रअंदाज हो जाएगी और अपना डिसीजन चेंज करने पर आप वो मजबूर हो जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में जब कभी भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाए घर के अंदर या फैमिली के अंदर, जब एक बंदा अननेसेसरी अनड्यू बात मनवाने के लिए 4-5 घर के और मेंबर्स को फ़ौरन ब्लैकमेल कर ले और उनको जनाबे वाला बिल्कुल जिसे होस्टेज कर ले उनकी थिंकिंग की, तो फिर उस सूरत हाल में आपको चीज़ों को बिल्कुल तोलना आना चाहिए। बिल्कुल उनको अच्छे से आप रेशनलाइज तरीके से उनको तोलें, उनको चेक करें और देखें कि ये चीज़ जो है ये किस तरह से इसका आउटकम आएगी। और ये चीज़ करने से पहले आपके पास इल्म होना चाहिए, आपके पास समझ होनी चाहिए और आपके अंदर एक इंसाफ का तराजू होना चाहिए कि आप चीज़ों को सही तरीके से, अगर आप खुद के साथ भी बात करें या खुद के साथ भी इंसाफ करें तो पूरी दयानतदारी के साथ करें। तो जो भी मामला हो फिर उसको पूरे आपने एक इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रख कर करेंगे, तो इस तरह का जो हॉलो इफ़ेक्ट का शिकार आप आसानी से नहीं होंगे। अदरवाइज़ ये बड़ी ही सीधी सादी और बड़ी ही फुली आप कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो अक्सर ब्रेन वॉशिंग वाले लोग यूज़ करते हैं, हॉलो इफ़ेक्ट क्रिएट करना। और इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करेंगे इस होप के साथ कि अगर आप ये वीडियो हमारी पसंद करते हैं और आपको ये पसंद आती है तो आपने हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर हम इससे रिलेटेड बाकी जो सिम्टम्स और बाकी जो टेक्निक्स हैं जो ब्रेन वॉशिंग वाले लोग यूज़ करते हैं वो आपके पास लेके आएंगे और आपको बताएंगे, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी ला सकें और अपने डिसीजंस के अंदर मज़ीद खूबसूरती ला सकें। क्योंकि और भी बहुत सारे हथकंडे हैं जो सीरियस लेवल के हैं जो ब्रेन वॉशिंग वाले लोग यूज़ करते हैं। आज हमने ये पार्ट 1 बनाया। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो हम इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।